कल सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड लॉ पढ़ने से पहले जो है ना हम लोग देखते हैं कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। इंपल्सिव फोर्स, देखिए इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, कहता है कि जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा और ज्यादा अमाउंट में मोमेंटम क्रिएट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ फोर्स विच अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट इंक्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे और लार्ज अमाउंट में जो है ना मोमेंटम क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम but increase change in momentum, ठीक है। चलिए, अरे कि वैसा फोर्स जो किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है और मोमेंटम को क्या कर देता है, चेंज इन मोमेंटम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और फोर्स है जिसका नाम है क्या, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, देखिए इंपल्स क्या होता है वो बताते हैं। इंपल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ force applied on an object and time, ठीक है। इंपल्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग आई से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए एसआई यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम है तो चलिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसका क्या हो गया, इंपल्स का एसआई यूनिट हो गया। चाहे तो एक और तरीके से इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, वो देखिए जैसे इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। चलिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम की जगह टाइम्स होती है। मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम का क्या होता है सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर क्या आया देखिए तो केजी मीटर पर सेकंड। ये भी इंपल्स का फॉर्मूला सॉरी एसआई यूनिट है, तो ये न्यूटन के केस में और ये केजी मीटर पर सेकंड के केस में, ये इंपल्स का एसआई यूनिट, ठीक है। इंपल्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम के केस में, चेंजिंग मोमेंटम के केस में इंपल्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम बतलाते हैं आपको, इंपल्स कैसे निकालेंगे। देखिए इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अभी हम लोग देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। मास इंटू एक्सेलरेशन ये फोर्स का हो गया। चलिए मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। चलिए टाइम से टाइम क्या हो गया कैंसर, यहाँ क्या बचा m इंटू v माइनस u। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बी माइनस एम यू। याद कीजिए कल हम बतलाए थे कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जिसको P से डिनोट करते हैं।
अगर एम भी होगा तो फाइनल मोमेंटम, और एम यू होगा तो इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए एम बी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम, और एम यू को इनिशियल मोमेंटम। ये देखिए मोमेंटम के केस में, चेंज इन मोमेंटम के केस में आप जो है ना इंपल्स इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितना लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहला ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है वो इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बी भी लगाएगा किस पे, ए पे। सिंपल हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है जो ए पे फोर्स लगा रहा है, सॉरी कोई एक ऑब्जेक्ट ए है जो बी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो बी भी जो है ना इक्वल अमाउंट में ही फोर्स लगाएगा ए पे, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा ए पे, बट अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो थर्ड लॉ भी यही बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके कारण होगा क्या कि दोनों का तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, जिसके कारण जो मोमेंटम होता है मोमेंटम जस का तस रह जाता है। ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है, बिकॉज मोमेंटम इसलिए चेंज नहीं होता है कि ये ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है और ये अपना फोर्स लॉस कर रहा है और बी में क्या चला जा रहा है, बी एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, तो इसलिए जो है ना मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ को ये भी बोल सकते हैं हम, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना भी एक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, जो अपोजिट रिएक्शन उसका आएगा, जो रिएक्शन आएगा उसके इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है जो 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बी पे और बी भी जो है ना इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये इस पे लगाया 6 न्यूटन का फोर्स, ये इस पे लगाया 6 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब नेट फोर्स 0 हो गया, देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं ना, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है। चलिए ये तो थर्ड लॉ हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बतलाते हैं। When one object apply force on other object then other object apply force on first object in equal magnitude but opposite in direction। देखिए क्या कर रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा फोर्स दूसरे पे तब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी अप्लाई करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा,
अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए जब एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे हम एक गन के केस में लेते हैं। जब हम लोग गन को जो फायर करते हैं, तो गन को फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ जर्क मारता है। पीछे की तरफ जर्क क्यों मारता है वो देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए जो गन था, गन में क्या होता है, बुलेट होती है, बुलेट का मास होता है, गन होता है और गन का भी मास होता है। चलिए ये तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा गन का जो मास होता है बुलेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, आप बुलेट का कम। तो देखिए जब फायर होता है तो बुलेट जो बुलेट होता है उसमें स्पीड होने के कारण क्या होता है कि वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और पीछे की तरफ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम उस पर जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमारे को उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण पीछे की तरफ जर्क मारता है। सर जर्क थोड़ा सा ही क्यों मारता है, थोड़ा ही डिस्टेंस तक क्यों जाता है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है बुलेट के कंपेयर में, इसीलिए थोड़े डिस्टेंस तक ही जर्किंग मारता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं इसी जर्किंग फोर्स को हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको निकालना है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन is equal to mass of bullet into velocity of bullet। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ मास ऑफ गन को जो है ना हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ गन को कैपिटल वी से, मास ऑफ बुलेट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एम से, और इसको भी स्मॉल वी से। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड लॉ जो है, जो मोमेंटम हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले मोमेंटम के केस में, तो मोमेंटम के केस में पढ़े थे कि मोमेंटम क्या होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एक और चीज है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो जो फोर्स नेट फोर्स होगा उस पे जो नेट मोमेंटम लगेगा वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मोमेंटम जो लगेगा उस पे वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा चेंज हो जाएगा, या तो साउंड एनर्जी में हो जाएगा या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। सिंपली एक एग्जांपल अभी हम लोग लिए थे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाता है, नेट फोर्स जीरो। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ फोर्स 1, मास 1, एक्सेलरेशन 1। चलिए F1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं M1 इंटू V1 माइनस E1 बाई T। फोर्स 2 निकालेंगे तो क्या होगा, M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई T। टाइम तो चेंज नहीं करेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा।
क्यों टाइम सेम रहेगा कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है जो इसको जो है ना टक्कर मार रहा है, तो ए भी इसको टक्कर मारेगा, तो टाइम ऑफ जो कोलिजन होगा, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, लेकिन टाइम इसीलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F1 किसके इक्वल है, F2 के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए F1 का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, मास 1 इंटू वेलोसिटी 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1 बाई टाइम इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस u2 बाई t। देखिए टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ एम छूट गया है, माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। देखिए जो माइनस है इसको इधर लेकर आ जाते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 u2 प्लस m1 u1। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। देखिए ये है क्या, वो हम पहले फिर से समझा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज कोलिजन के बाद जो है ना उसका जो काइनेटिक चेंज कर देता है, लेकिन मोमेंटम चेंज नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो देखिए कोलाइड करने के पहले उसका क्या था, मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास 1 हो गया, वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u1। उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2 हो गया, वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ m1 एक्सेलरेशन 1 पुट किया, यहाँ भी m2 ये सब पुट किया। ठीक है, अब देखिए कोलिजन करने के बाद क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट फोर्स जो होगा, यानी कि इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सेकंड वाले पे, वो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ इक्वल किए हैं कि F1 किसके इक्वल होगा, F2 के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन दिखलाने के लिए हम लोग माइनस यहाँ देते। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या किया कि F1 और F2 का वैल्यू पुट किया, ये आ गया। तो याद रखिएगा ये किसको शो कर रहा है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन ये था और आफ्टर कोलिजन ये। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आपको ध्यान देना होगा कि क्या है नहीं है, वहां पर वैल्यू आपको देगा कि बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी इतना है, मास तो सेम ही रहेगा, और आफ्टर कोलिजन का कितना वेलोसिटी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी अभी हम लोग पढ़े थे। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का क्या था, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये पढ़े थे। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है किसके बराबर हो जाएगा, जैसे वहां जो थ्योरम आया था m1 v1 प्लस m2 v2, अगर मान लीजिए इनिशियल या फाइनल 0 हो जाता है तो ये इसके बराबर होगा, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करता है, तो चेंज नहीं करता है इसका मतलब क्या हो, किसके बराबर है, 0। तो 0 के बराबर है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P लिखते थे। ठीक है, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर 0 है तो हम लोग अभी देखे थे कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल था m1
U1 प्लस M2 U2 के इक्वल। तो M1 U2 जो है यानी कि इनिशियल जो है वो 0 है, तो इसके जगह हम लोग ये दोनों को पुट कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए कैसे, तो देखिए MB प्लस MU, सॉरी MB, यहां भी बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा MB इज इक्वल टू माइनस MB, तो V का निकालिएगा तो क्या होगा माइनस MV बाई M। ये देखिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में। तो हम लोग लिख सकते थे कि यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ ये नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव नहीं आया है, यहाँ आपका जो है डायरेक्शन शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में आया है, ठीक है। चलिए तो ये कंजर्वेशन के केस में हम लोग जो है ना मोमेंटम को रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग चलते तो हम लोग आगे की तरफ मूव कैसे कर पाते हैं, तो मूव कैसे कर पाते हैं, सिंपल तरीका है कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ कहता है क्या है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जितना भी एक्शन होगा वो इक्वल होगा रिएक्शन के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो हम लोग पीछे की तरफ जो है ना क्या करते हैं सरफेस को पुश करते हैं। अब जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वो हम पे लगाता है इक्वल अमाउंट में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग इसी तरह मूव नहीं कर पाते हैं, अर्थ मूव करता है जिसके कारण हम लोग मूव कर पाते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब हम लोग को मूवमेंट दिखाई देना चाहिए, जी नहीं, मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, बिकॉज अर्थ के पास क्या है बहुत ज्यादा मास है, ठीक है, जिसके कारण वो मूवमेंट करता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए करता है, एकदम छोड़ा, इसीलिए दिखाई नहीं देता है, नहीं तो उसका मूवमेंट भी दिखाई देता, ठीक है।